चलो आज स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर, है ना। करंट का एक जब और टॉपिक हम लोग देखें, पोटेंशियोमीटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियोमीटर, इसको हिंदी में कहते हैं विभव मापी। क्या कहते हैं? विभव मापी। ठीक है, देखो ध्यान देना, हम लोग पोटेंशियोमीटर की कहानी बताए थे कि क्या होता है। कुछ नहीं होता है यार, एक मैग्नीन का वायर होता है, और इसके एक पॉइंट से यहाँ से कनेक्ट कर दिए एक बैटरी को, बोलो, और यहाँ हम लोग एक रियोस्टेट लगाए। रियोस्टेट लगाने के बाद दूसरे एंड को यहाँ से ज्वाइन कर दिए। यही मेरा क्या होता था, विभव मापी। पिछले क्लास हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे। यहाँ एक अमीटर लगा सकता है, तो इसे कहते थे विभव मापी। इस विभव मापी का यूज करके, पोटेंशियोमीटर का यूज करके मुझे क्या करना है कि दो सेल है जिसकी ईएमएफ E1 और दूसरा क्या है E2। इस दोनों सेल के ईएमएफ को मुझे कंपेयर करना है इस विभव मापी का यूज करके, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करें। अच्छा, इसका प्रिंसिपल याद है, पिछले क्लास समझाए थे इसका प्रिंसिपल, कि मान लो यार ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये कुछ सी है, जो भी है। अगर ए और बी के बीच की लेंथ कितना लिए थे? L। तो दोनों पॉइंट के बीच का इसका सिद्धांत जो था, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या बताए थे, बोलो यार। बताए थे कि किसी भी दो बिंदु के बीच का विभवांतर, मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है दोनों बिंदुओं के बीच के लेंथ का। ये नहीं बताए थे। अब यहाँ जब आया था VAB, इसको हटाए थे तो आया था KL। क्या था? KL। मतलब अगर दो पॉइंट के बीच का मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर चाहिए, तो क्या करेंगे, KL, दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ, और ये K और ये K क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। K कैसे निकालते थे, बताओ K कैसे निकालते थे। देखो यहाँ जो भी वोल्ट अप्लाई किया है, बोलो, मान लो ये 20 वोल्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कुछ बताए थे, मान लो कि जो भी है 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, कुछ भी है ना यार, तो मान लो 10 सेंटीमीटर है। तो K बोले थे कि K कैसे निकालते थे, V/L करके, V/L करके। देखो ये V कितना है और L कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी, टोटल L, मतलब ये टोटल लेंथ लेना है। L कितना लेना है? टोटल लेंथ, है ना, कैपिटल L लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो 10 सेंटीमीटर ये कटा तो कितना आएगा, 2, ये वोल्ट में है ना, वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल कितना आया, 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग चलें तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना आएगा, बताओ, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट घटते जाएगा ना। बात समझ में आया। तो K क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, 1 सेंटीमीटर गए तो चेंज कितना का आया, 2 वोल्ट का, फिर 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट का, फिर 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट का। तो 1 सेंटीमीटर में जितना सा पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे K कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो पिछले क्लास समझाए थे। बोलो, तो ये अभी इसका यूज करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच जो होगा वो किसके बराबर होगा, KL के बराबर। KL के, जहां L क्या है, उन दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है। कोई डाउट? तो चलो हम लोग आगे इसका यूज करते हुए हम लोग इस दोनों सेल के कंपेयर करते हैं EMF को, है ना। तो क्वेश्चन लिखना, विभव मापी की सहायता से किसी दो सेल के EMF की तुलना करें। क्वेश्चन है, विभव मापी की सहायता से किसी दो सेल के EMF को, इस दो सेल के EMF को तुलना करें। EMF की, ये कुछ भी लिखो, EMF की तुलना करें।
ईएमएफ की तुलना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे 5 मार्क्स का आता है ना, पूरे 5 मार्क्स का आता है। अब देखो ध्यान से, विभव मापी बनाना बहुत आसान है यार। क्या करेंगे बताओ, एक मैग्नेट का वायर लेंगे, इसके एक एंड को किससे जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, बोलो, और दूसरे एंड में हम लोग एक रजिस्टर लगाएंगे और इस छोर को यहाँ से ऐसे ले जाके ऐसे यहाँ कर देंगे, यही ना करेंगे। तो ये जो है, ये जो वायर होता है वो किसका होता है, मैग्नीन का होता है ना। ये विभव मापी बनकर तैयार है। इसी का यूज करके मुझे क्या करना है, इस 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। कोई डाउट? तो देखो पहली बात, यहाँ ये बिंदु को मैंने पॉइंट ए माना है ना। अब देखो यहाँ से इसको जोड़ दिए, इस सेल को, इस सेल को जोड़ दें। देखो जोड़ते समय ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी उधर ही होना चाहिए। पहली बात समझ में आया बात, कि जो 2 सेल को कंपेयर कर रहा है उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं ना यार, तो ये किसका होना चाहिए बताओ, कि ये जो मेरा डिवाइडर सेल है ना, ये जो मेरा ड्राइवर सेल है, ठीक है, या स्टैंडर्ड सेल है, इस सेल से जुड़ा हुआ इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक ही से जुड़ा हुआ होना चाहिए ना। अब यहाँ मैंने 2 स्विच लगाया, ठीक है, यहाँ मैंने 2 स्विच लगा दिया और इस दोनों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर से। ये स्विच क्या है, S1, और ये स्विच क्या है, S2। समझ आया बात? हाँ। अब देखो, अब इस गैल्वेनोमीटर से जो वायर निकाले हैं, इस वायर को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, जॉकी से। किससे, जॉकी से। जॉकी क्या होता है, स्लाइडर, जिसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। मीटर ब्रिज में पढ़ाए थे है ना, इसको आगे पीछे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन, ये इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखो ध्यान से सुनना, एक बात सुन लो कि ओपन सर्किट किसको कहते हैं, ओपन सर्किट किसको कहते हैं। जैसे देखो ये सेल है यार, है या नहीं है, ये सेल है, ये कोई बैटरी है, और देखो अगर यहाँ से हमने क्या किए कि इसको क्लोज कर दिए, एक तार लेके जोड़ दिए, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये भी वोल्ट का बैटरी आई, तो करंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। कितना आएगा बताओ, V/R। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो अगर सर्किट क्लोज है तो करंट जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। कोई डाउट? लेकिन अगर सिर्फ बैटरी ऐसे है, क्या इस बैटरी से करंट पास होगा? तो अभी अगर कोई भी सर्किट है और सर्किट को जोड़ दिए हैं, जैसे देखो अभी मैंने बताया कि यार एगो देख बैटरी लिए और इसको किसी रजिस्टर से जोड़ दिए, ये भी वोल्ट का बैटरी है, ये R है, तो इससे करंट आई जाएगा ना। आई कितना हो जाएगा, V/R। इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये क्लोज सर्किट है तो करंट पास कर रहा है। और अब देखो इस बैटरी से क्या कोई करंट निकलेगा? क्यों? क्योंकि ये क्लोज तो है नहीं, है क्या? नहीं है। तो यहाँ करंट कितना है, 0। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ओपन सर्किट। क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। तब इसका ईएमएफ और दोनों बीच का टर्मिनल वोल्टेज, यानी इस पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के बीच का क्या, टर्मिनल वोल्टेज, इसको टर्मिनल कहते हैं ना, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों ओपन सर्किट में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों क्या होता है, अब मुझे ये सिर्फ ये बता दो कि ये कोई सर्किट देखो क्लोज तो है यार, बट ये भी वोल्ट है, ये R है, लेकिन इससे जाने वाला करंट 0 है, कोई करंट ही नहीं निकल रहा है। तो ये कैसा सर्किट है, ओपन या क्लोज? ओपन है, क्योंकि करंट नहीं जा रहा है तो ओपन, और करंट पास कर रहा है तो क्लोज। सिंपल है बात। आया समझ में? कोई डाउट नहीं। चलो अब एक बात और, कि अगर कोई एक रजिस्टर है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, अगर इससे करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल जितना है यहाँ का भी पोटेंशियल उतना ही है। अगर दोनों के बीच पोटेंशियल बराबर है तो कभी करंट पास नहीं करेगा। मतलब वो कैसा सर्किट बन जाएगा, ओपन सर्किट। ये बात क्लियर हुआ? बोलो, बस 2 बातें याद रखो, या कि करंट पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट, और करंट पास नहीं कर रहा है, हालांकि तुम्हें देखने में लग रहा है कि सर्किट कैसा है, क्लोज है, लेकिन करंट तो 0 है ना यार, तो भी ये कैसा है,
ओपन, और ओपन सर्किट या हम लोग बोल सकते हैं कि करंट कब पास नहीं करता है, जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। इतना कंसेप्ट हम यूज करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना? चलो अब समझो, ए बी, ये ए है और ये क्या है, बी है। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ ए बी एक क्या है बताओ, मैग्नीन वायर। ए बी एक मैग्नीन वायर है। कोई डाउट? जिसकी एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लिख लेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, एक समान है। यहाँ ए बी एक मैग्नीन वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन एक समान। कोई डाउट नहीं? अब देखो E1 एंड E2, E1 एंड E2 क्या है, दो सेल जिसके ईएमएफ को क्या करना है, तुलना करना है। ये नहीं लिखेंगे तो लिखो E1 एंड E2, E1 और E2 दो सेल है जिसकी ईएमएफ को तुलना करना है, तुलना करना है। Here En and E2 are the two cell whose EMF is to be compare, है ना? अब यहाँ हम लोग देखें कि स्टेप 1 स्टेप 2, क्या यहाँ तक की बात पूरा क्लियर है? इसको मिटा दे। देखो ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है यार, एकदम बिल्कुल आसान है। स्टेप 1 तुम क्या किया कि S1 को क्लोज कर दिए, S1 को। तो when the S1 is closed, जब S1 को क्लोज करते हैं, तो अब देखो ध्यान देना, ये वाला सर्किट ये सर्किट में आ गया ना यार, एक क्लोज सर्किट बन गया ना, बना या नहीं बना? तो निडल जो है इसका डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? कोई डाउट? हाँ, करंट तो जब स्विच ऑन करेंगे इस पर तो करंट पास करेगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो हम लिखेंगे कि जब क्या लिखेंगे, जब S1 को क्लोज किया, तब गैल्वेनोमीटर का निडल विक्षेपित हो जाता है, हो जाता है। समझ आया बात? अब जॉकी को तार AB में, जैसे ये AB है ना, AB में खिसकाया जाता है, समझ आया बात? अब मुझे क्या मिला, एक पॉइंट J1 मिला, जहां गैल्वेनोमीटर का निडल किस में आ गया, 0 में। कहाँ आ गया? यहाँ तक हुआ क्लियर? पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, जब S1 को क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर का निडल विक्षेपित हो जाता है, अतः सर्किट से या परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ से या सर्किट से क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब जॉकी को तार AB में इस प्रकार खिसकाया जाता है जहां एक पॉइंट क्या मिला, J1 मिला, जहां गैल्वेनोमीटर का निडल शून्य विक्षेपण को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? शून्य को। और शून्य विक्षेपण को शो कर रहा है, इसका मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं। समझ आया या नहीं आया? बोलो। और अभी बताएं कि अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कोई डाउट? अब देखो ये पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये वाला किससे जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल, ये नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, दोनों बराबर, तभी इससे कोई करंट नहीं आ रहा है। बोलो, यहाँ का जो पोटेंशियल और ये जो जुड़ा हुआ पॉजिटिव से, ये दोनों का पोटेंशियल सेम। समझ आया? क्योंकि कोई धारा जा ही नहीं रहा है ना यार। तो हम अगर लिखें कि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा AJ1, वो कहाँ के बराबर हो जाएगा, इस दोनों के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। मतलब EMF ऑफ द सेल के बराबर हो जाएगा। ये बात हुआ क्लियर या नहीं हुआ?
तो हम लोग अभी पहला स्टेप लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या किया? पहला स्टेप एकदम सिंपल है। पहले पर फटाफट बताओ क्या किया बताओ कि जब S1 को क्लोज किया, जब S1 को क्लोज किया तो परिपथ से धारा प्रवाहित होती है, अतः गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेपित हो जाती है, गैल्वेनोमीटर से विक्षेपित हो जाती है। अब जॉकी को तार AB में खिसकाया जाता है, जहां एक पॉइंट J1 मिला, जहां पर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का नीडल, गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य विक्षेपण को दर्शाता। अतः इस स्थिति में AJ1 = E1। कोई डाउट है क्या? इधर लिखे, लिखो जल्दी से फटाफट। स्टेप 1, जब स्विच S1 को क्लोज किया तब गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपण है ना, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन, को दर्शाती है। अतः परिपथ से धारा प्रवाहित होती है। अब किसको? जॉकी को ना। अब लिखते चलो जल्दी से। अब जॉकी J, यानी जिसे जॉकी को ब्रैकेट में लिखना J। अब जॉकी J को तार AB में खिसकाया जाता है। अब तार AB में अब जॉकी को तार AB में खिसकाया जाता है, जहां एक पॉइंट J1 मिला। इस पॉइंट पर या इस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य विक्षेपण को दर्शाती है। अतः इस स्थिति में क्या हो जाएगा बताओ? इस स्थिति में जैसे शून्य विक्षेपण को आया, मतलब इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, मतलब ऐसा लिखिए, देखो तो VAJ1 = इसके बराबर हो जाएगा E1। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं कि विभव मापी के सिद्धांत से अगर मान लो कि यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक स्केल क्या होता है? लगा हुआ होता है। और ये जो स्केल है ना, ये स्केल पे मार्क रहता है। स्केल पे क्या रहता है? ऐसे मार्क क्या हुआ रहता है ना। और ध्यान से सुनना, ये जॉकी को देखो, इस जॉकी को घिसकाएं तो कहाँ आए? J1। तो अगर ये स्केल लगा हुआ है तो स्केल से पता चल जाएगा ना कि इसकी लंबाई कहाँ कितना है। तो इसको हमने क्या मान लिया? L1। क्या मान लिया? तो L1 लेंथ मिला, जहां पे शून्य क्या आ गया, यानी गैल्वेनोमीटर का नीडल किसको शो कर रहा है? शून्य विक्षेपण को। और शून्य विक्षेपण को करते ही मतलब इस परिपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। और अगर धारा प्रवाहित नहीं होता है तो कैसा सर्किट हो गया? ये ओपन सर्किट हो गया। तो इस दो बिंदु का क्या विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस इस EMF के बराबर हो जाएगा, होगा। अब हम लोग अप्लाई करते हैं
अब विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत क्या बताएं कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मतलब VAJ1 किसके बराबर होता है, K, और दोनों के बीच का लेंथ के बराबर। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना माने, L1। बात समझ आया? तो किसके बराबर हो जाएगा, KL1। कोई डाउट है तो बता दो, नहीं ना। अब देखो यहाँ VAJ1 = E1 और VAJ1 = KL1, तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखने की, LHS दोनों बराबर है, तो RHS भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा ना। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा बोलो, चलो यार ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। बताओ VAJ1 और यहाँ भी VAJ1, तो E1 आएगा, E1 = कितना हो जाएगा, KL1। यहाँ इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 बना देंगे। कोई डाउट? बहुत सिंपल है यार। हमने पहले देखो, सुन लेना फिर से एक बार, क्या किए, स्विच S1 को क्लोज किए, स्विच S1 को क्लोज किए, क्लोज करते ही ये क्या कर गया, सुई विक्षेपित हो गया। जैसे क्लोज किए तो गैल्वेनोमीटर का सुई क्या हो गया, विक्षेपित हो गया ना। इसका मतलब परिपथ से धारा प्रवाहित हो रहा है। अब जॉकी को खिसकाए कहाँ, AB में। अब जॉकी को AB में खिसकाया जाता है, और खिसकाते खिसकाते मुझे एक पॉइंट क्या मिला, J, जहाँ ये कहाँ आ गया, शून्य विक्षेपण में आ गया ना। अगर शून्य विक्षेपण में आ गया मतलब इस परिपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं। और अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इस दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसके बराबर होगा, EMF के बराबर। और विभव मापी के सिद्धांत क्या बोलता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर KL1 के बराबर होगा, KL1 के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ देखें कि VAJ1 यहाँ भी है, VAJ1 यहाँ भी है, इक्वेशन 1 2 से दोनों को बराबर कर दे। बहुत आसान है यार, क्या इसको रटना पड़ेगा, अपने से लिख लेगा कि जब स्विच S1 को क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाता है, यानी विक्षेपण को दर्शाता है, अतः परिपथ से धारा प्रवाहित होती है। अब जॉकी को तार AB में खिसकाया जाता है, जहां एक पॉइंट J मिला, इस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य विक्षेपण को दर्शाती है। इस स्थिति में इतना गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत से, बहुत सिंपल है। कोई डाउट? यहाँ तक कॉपी करो जल्दी। चलो अब देखो स्टेप 2। अब क्या देखें हम लोग, स्टेप 2। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 ध्यान देना। अब हम कर क्या रहे हैं, अब S1 को ओपन कर रहे हैं और S2 को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे कि अब S1 को ओपन किया तथा बोलो S2 को क्लोज किया, S2 को क्लोज किया। कोई डाउट? अब देखो S2 को क्लोज करते ही क्या हो जाएगा, अब ये वाला परिपथ तो खत्म हो गया। अब कौन सर्किट में आ गया, देखो परिपथ में कौन आ गया, कौन क्लोज सर्किट हो गया, देखो ये वाला ना क्लोज सर्किट हो गया। तो गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या शो करेगा, विक्षेपण को शो करेगा, विक्षेपित हो जाएगा ना यार। S2 को क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाता है, होता है ना, सुई विक्षेपित हो जाता है। कोई डाउट? तो स्विच को क्लोज किए तो ये विक्षेपित हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जॉकी को तार AB में खिसकाएंगे ना। तो खिसकाते हैं मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा J2, एक पॉइंट क्या मिलेगा J2, जहां पर थोड़ा सा इस लेंथ को, चलो देखो यहाँ लिख देते हैं ना, इस लेंथ को हमने क्या मान लेंगे L2, जहां जैसे एक पॉइंट क्या मिला J2, जहां गैल्वेनोमीटर का निडल कहाँ आ गया, शून्य विक्षेपण पे आ गया। मतलब अब इससे भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। आया बात समझ में? S2 को क्लोज किए तो इनिशियली शुरू में तो विक्षेपित हुआ, लेकिन जब AB में खिसकाए तो एक पॉइंट क्या मिला J2, जहां पे ये निडल कहाँ आ गया, शून्य विक्षेपण में। मतलब अब यहां से भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो बताओ AJ2 यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इस EMF E2 के बराबर हो गया, इस EMF E2 के बराबर होगा। तो अब लिख दो इसे। तो गैल्वेनोमीटर का सुई शुरू में क्या क्या विक्षेपित हो जाता है। अब जॉकी को तार किसमें, AB में
खिसकाया जाता है, खिसकाया जाता है। जहाँ एक बिंदु, हाँ एक बिंदु क्या मिला, एक बिंदु J2 मिला। इस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर, हाँ गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेपण को प्रदर्शित करता है, शून्य विक्षेपण को प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित करता है। अतः इस स्थिति में बताओ, अतः इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ का पुट, हाँ बोलो VAJ2 इज इक्वल टू E2। कोई डाउट? इसे 1 2 3 बना लिया ना, इसे 4 बना दो। कितना बना दो? होगा। अब फिर क्या लिखेंगे उसी तरह से, इसी तरह से फिर अब क्या लिख लेंगे, अब विभव मापी के सिद्धांत से VAJ1 की जगह क्या कर देंगे J2 और L1 की जगह क्या कर देंगे। आया बात समझ में? तो अब कहाँ से हम लोग देखेंगे बताओ, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 में कितना है VAJ2 इक्वल टू E2, VAJ2 इक्वल टू KL2, तो यहाँ भी VAJ2 यहाँ भी VAJ2, तो क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू KL2 होगा ना, E2 इक्वल टू KL2। कोई डाउट है तो बताओ। ये इक्वेशन अब यहाँ हम लोग देखो इक्वेशन यहाँ, हाँ 3 और 4 ना, 4 5 4 5 4 एंड 5, चलो अच्छा से लिख दो 4 एंड 5। देखो 4 में ये है ना VAJ2 इक्वल टू E2 और 5 में VAJ2 इक्वल टू KL2, तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन मिलेगा 6। ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन देखो, पहले कितना था, E1 वाला कितना था, 3 था, E1 इज इक्वल टू KL1 लिखे था ना, ये 3 और ये कितना 6, तो समीकरण 3 और 6 से देखो क्या करें, एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। देखो ये कितना है, E1 इज इक्वल टू KL1 है, और डिवाइड कैसे करेंगे हम, E2 इज इक्वल टू KL2, तो देखो K के कटेगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई, कोई डाउट? मतलब देखो करना क्या है, कुछ नहीं यार, सर्किट को जोड़ना है। पहले स्विच को बंद करेंगे और जॉकी को AB में क्या करेंगे, खिसका के देख लेंगे कि जीरो कहाँ आ रहा है, और वो वाला लेंथ लिख लेंगे, वाला लेंथ लिख लेंगे, खत्म। फिर अब इसको ओपन कर देंगे या इसको क्लोज करेंगे, S2 क्लोज करेंगे, फिर इसको खिसकाएंगे, एक लेंथ मिलेगा L2, बोलो एक लेंथ मिलेगा L2, जहाँ ये कहाँ आ जाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन है ना, आएगा ना, तो जीरो डिफ्लेक्शन में आएगा, शून्य विक्षेपण में आएगा, वो वाला लेंथ लिख देंगे। अब देख लेंगे यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ये लेंथ मिल जाएगा तो कंपेयर हो जाए कौन स्ट्रॉन्ग है कौन ज़्यादा है, बताओ। बात समझ आया या नहीं आया? जिसका लेंथ ज़्यादा उसका EMF ज़्यादा, जिसका लेंथ कम उसका EMF कम। बात समझ आया? क्योंकि ये K तो कांस्टेंट है ना, K तो कांस्टेंट है, लेंथ ज़्यादा तो EMF ज़्यादा। कोई डाउट है क्या? नहीं। तो अब मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि इसको खिसकाएंगे और देखेंगे किसका लेंथ ज़्यादा है, वो वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हुआ क्लियर? कर लो कॉपी। फिर इसे हम लोग न्यूमेरिकल से बनाएंगे ना, और एक टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा इसी विभव मापी की सहायता से। वो भी क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास।